हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं कोलोइड के अनुप्रयोग। विद्यार्थियों, कोलोइड के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, जिनमें से कुछ अनुप्रयोग निम्न है। नंबर वन स्टूडेंट्स, कोलोइडी औषधियों के निर्माण में। कोलोइडी औषधियाँ। स्टूडेंट्स, दूसरा एप्लीकेशन है धूम्र अवक्षेपण के रूप में। तीसरा एप्लीकेशन स्टूडेंट्स वाहित मल निष्कासन के रूप में, सीवेज डिस्पोजल, वाहित मल निष्कासन के रूप में। चौथा स्टूडेंट्स रबड़ व्यवसाय में उपयोगी है। रबड़ व्यवसाय। स्टूडेंट्स पांचवा है जल का शोधन या शुद्धिकरण। जल का शोधन या शुद्धिकरण। स्टूडेंट छठा है डेल्टा निर्माण। डेल्टा निर्माण। स्टूडेंट सातवें नंबर का है चर्म शोधन। स्टूडेंट आठवें नंबर का है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में। स्टूडेंट्स नौवें नंबर का है कोलोइड वर्षा। स्टूडेंट 10वें नंबर का है रक्त का स्कंदन। स्टूडेंट्स 11वें नंबर का है आकाश का नीला रंग। विद्यार्थियों, ये सभी कोलोइड के अनुप्रयोग है, जिनके बारे में हम आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप टॉपिक लिख लीजिए कोलोइड के अनुप्रयोग। और स्टूडेंट्स इन सभी 11 टॉपिकों के आप वन बाय वन नेम्स लिखे। एक एक करके इन सभी के आप नाम लिख लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिए होंगे। अगर आप नोट नहीं भी कर पाते हैं तो उस परिस्थिति में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, पहला टॉपिक हम इसमें ले रहे हैं कोलोइडी औषधियाँ।
पहला टॉपिक स्टूडेंट्स हम लेने जा रहे हैं कोलोइडी औषधिया। विद्यार्थियों, चांदी की रक्षित कोलोइडी विलयन, चांदी के रक्षित कोलोइडी विलयन को आरजी रोल व प्रोटोर्जी रोल कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये चांदी के रक्षित कोलोइड होते हैं। चांदी के रक्षित कोलोइडी विलयन को किस नाम से जानते हैं? आरजी रोल व प्रोटार्जी रोल के नाम से जानते हैं। इनका उपयोग आंखों की पुतली के रोगों के उपचार में प्रयुक्त करते हैं। आंखों की पुतली के रोगों के उपचार में प्रयुक्त करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें और देखिए आप, कोलोइड गोल्ड है, मैग्नीज है, कॉपर है, कैल्शियम है और जिंक है। ये सभी स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक, स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक में प्रयुक्त किए जाते हैं। जिसे अपन हेल्थ टॉनिक कहते हैं, ताकत की दवा कहते हैं, उसमें ये कोलोइड हेल्थ टॉनिक का काम करते हैं। स्टूडेंट, कोलोइड सल्फर या गंधक, कोलोइड गंधक तीव्र कीटाणुनाशक होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? तीव्र कीटाणुनाशक, कीड़ों को मारने वाला होता है, तीव्र कीटाणुनाशक होता है। बच्चों, कोलोइड एंटीमनी का उपयोग, कोलोइड एंटीमनी, एंटीमनी का सूत्र सब जानते हैं, एसबी। कोलोइड एंटीमनी का उपयोग कालाजार रोग के उपचार में किया जाता है। कालाजार रोग के उपचार में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ कोलोइड बनाए गए हैं जिनका हेल्थ डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य विभाग में कुछ रोगों के उपचार में हेल्थ टॉनिक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक आप डाल लीजिए कोलोइडी औषधिया, और इसमें आप 1 बाय 1 करके लिखते जाइए कुछ पॉइंट। चांदी के फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा बच्चों, चांदी के रक्षित कोलोइडी विलयन को आरजी रोल व प्रोटोर्जी रोल कहते हैं। आरजी रोल व प्रोटोर्जी रोल कहते हैं। इनका उपयोग आंखों की पुतली के रोगों में, आंखों की पुतली के रोगों के उपचार में किया जाता है। आंखों की पुतली के रोगों के उपचार में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एरो लगाइए या पॉइंट लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, कोलोइड गोल्ड, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम व जिंक
स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। स्टूडेंट थर्ड लिखिए, कोलोइड गंधक का उपयोग तीव्र कीटाणुनाशक के रूप में होता है। नेक्स्ट लिखिए स्टूडेंट्स, कोलोइड एंटीमनी एसबी का उपयोग काला जार रोग के उपचार में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये नंबर 1 कोलोइड का अनुप्रयोग है जिसमें हमने कोलोइड औषधियाँ बनाई है। आपको इन सभी को ऐसे कैसे ही लर्न करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं आपसे दूसरे अनुप्रयोग की, धूम्र अवक्षेपण के रूप में। सेकंड अनुप्रयोग बच्चों, धूम्र अवक्षेपण। स्टूडेंट्स इसको पोट्रेल अवक्षेपक भी कहते हैं, पोट्रेल अवक्षेपक भी कहते हैं। इसमें जो जहरीली धुआं है, जिसमें अशुद्धियां है, कार्बन के कण है उस धुआं में, उस धुआं को आपको कार्बन रहित बनाना है। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण तैयार किया जाता है और उस उपकरण को ही हम स्टूडेंट्स कोट्रेल अवक्षेपक कहते हैं। तो बच्चों इस कोट्रेल अवक्षेपक की फोटो बनाते हैं। पहले देखिए मैं आपके सामने पहले कोट्रेल अवक्षेपक की फोटो बना रहा हूँ।
विद्यार्थियों, आपके सामने मैंने कोट्रेल अवक्षेपक यंत्र बनाया है। विद्यार्थियों, जो ये कार्बन कणयुक्त धूम्र होती है, ये जो धूम्र है वायु में परिक्षिप्त कार्बन कणों का एक कोलाइडी तंत्र होता है। इसे हम एक विपरीत आवेशित प्लेटों के मध्य प्रवाहित करते हैं, जिससे ये कार्बन के कण टकराकर स्कंदित हो जाते हैं और स्कंदित होकर ये नीचे बैठ जाते हैं। और अब केवल इसमें जो धुआं बचती है, उस धुआं में कार्बन के कण नहीं रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं धूम्र अवक्षेपण द्वारा कार्बन के कणों को पृथक करने की प्रक्रिया। तो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपको बनाना होगा। ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब हम इसके बारे में स्टूडेंट्स लिखेंगे। चलिए बच्चों, लिखिए। धूम्र वायु में परिक्षिप्त, धूम्र वायु में परिक्षिप्त कार्बन कणों का कोलॉइडी तंत्र है। कार्बन कणों का कोलॉइडी तंत्र है। इन कार्बन कणों को धुएं से पृथक करने के लिए, इन कार्बन कणों को धुएं से पृथक करने के लिए विपरीत आवेशित धात्विक प्लेटों के, विपरीत आवेशित धात्विक प्लेटों के सीधे संपर्क में लाकर अवक्षेपित कर लेते हैं एवं इससे जुड़ी चिमनी में इसे प्रवाहित कर देते हैं। अतः चिमनी से निकलने वाला धुआं कार्बन के कणों से रहित होता है, कार्बन के कणों से रहित होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये लैंग्वेज लिखने के बाद स्टूडेंट्स ये डायग्राम बना लीजिए। सभी ये डायग्राम बनाइए। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेस्ट काम है। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, ये अपना दूसरा टॉपिक था। स्टूडेंट्स, अब हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, तीसरे अनुप्रयोग की बात करते हैं, वाहित मल निष्कासन, सीवेज डिस्पोजल। सीवेज को हम डिस्पोज करेंगे स्टूडेंट्स। सपोज करें ये वाहित मल है। वाहित मल का मीन्स होता है जल में मेल के कण। ये जल है और ये मेल के कण है। कोई ना कोई अशुद्धि होगी वाहित मल में किसी टाइप की। जो जल में मेल के कण होते हैं, ये क्या होते हैं? ऋणावेशित कोलॉइड होते हैं, ऋणावेशित कोलॉइड। विद्यार्थियों, विद्युत कण संचलन द्वारा इन मेल की कणों को एनोड पर अवक्षेपित कर लिया जाता है। इन अवक्षेपित कणों का हम खाद के रूप में उपयोग करते हैं और जो बचा हुआ जल होता है, उस जल का हम सिंचाई के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम वाहित मल का निष्कासन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से जो नालियों का जल है उसमें से कचरा अलग निकाल देते हैं और जल है उसका अलग सिंचाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें आप लिखिए
वाहित मल जल में उपस्थित मेल के कणों का कोलाइडी विलयन है। यहाँ मेल के कण ऋणावेशित कोलोइडी होते हैं। इन्हें विद्युत कण संचलन द्वारा एनोड पर अवक्षेपित कर लिया जाता है, जिनका उपयोग खाद के रूप में करते हैं तथा जल का उपयोग सिंचाई के रूप में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है वाहित मल का निष्कासन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगले अनुप्रयोग की। अगला अनुप्रयोग है हमारा 4th नंबर का, रबड़ व्यवसाय। रबड़ व्यवसाय स्टूडेंट्स, जो रबड़ है, देखिए, रबड़ जल में उपस्थित रबड़ कणों का पायस है। ये रबड़ के कण है और ये जल है। तो रबड़ क्या है? जल में उपस्थित रबड़ के कणों का क्या है बच्चों? पायस है। इन रबड़ के कणों पर स्टूडेंट्स एक प्रोटीन की परत होती है। इस प्रोटीन की परत को गर्म करके हटा लिया जाता है। अब गर्म करने से इनकी परत हट गई। अब स्टूडेंट्स, इस रबड़ को हम सल्फर के विलयन में डुबो देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? रबड़ का वल्कनीकरण हो जाता है। इन रबड़ के कणों पर भी ऋणावेश होता है। रबड़ के कणों पर ऋणावेश होने के कारण जब हम इनका विद्युत कण संचलन करते हैं तो ये कण एनोड की सतह पर अवक्षेपित हो जाते हैं, जहां इनका किसी भी सतह पर उपयोग किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको याद क्या रखना है? शुरुआत की लाइन इंपॉर्टेंट होती है। जो रबड़ होता है, ये जल में रबड़ के कणों का पायस होता है और रबड़ के कणों पर कौन सा आवेश होता है स्टूडेंट्स? ऋणावेश होता है। बस ये आपको याद रखना शुरुआती तौर पे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी तो जो प्रक्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग हमको वर्किंग करनी पड़ती है। यानी कि अगर ऋणावेशित कण है तो पहले तो प्रोटीन है उसको आप हटाइए, उसके लिए आप गर्म करिए, फिर आप उसका वल्कनीकरण कर दीजिए। उसके वल्कनीकरण करने के लिए आपको सल्फर में डुबोना पड़ता है, तो रबड़ का क्या हो जाता है? वल्कनीकरण हो जाता है। वल्कनीकरण का मतलब होता है बंधन को मजबूत बनाया जाता है, रबड़ की गुणों को और अच्छा क्वालिटी का बनाया जाता है, उनमें बंधन मजबूत किया जाता है। जो उसमें प्रत्यास्थता का गुण है, यांत्रिक सामर्थ्य का गुण है, तनन सामर्थ्य का गुण है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न किए जाते हैं, वो वल्कनीकरण होता है। स्टूडेंट्स, जैसे हम रबड़ के बारे में पढ़ेंगे तब और वहाँ डिटेल में इसके बारे में हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, जब लैंग्वेज लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीन्स क्या था। चलिए बच्चों, लिखिए। रबड़ व्यवसाय में लिखिए, रबड़ जल में उपस्थित ऋणात्मक रबड़ कणों का पायस है। ऋणात्मक रबड़ कणों का पायस है।
जिसे रबड़ शीर या लेटेक्स कहते हैं। रबड़ शीर या लेटेक्स दूध के समान कच्चा पदार्थ होता है, इसको बोलते हैं अपन रबड़ शीर या लेटेक्स, जिसे रबड़ शीर या लेटेक्स कहते हैं। इसे उबालने पर इसकी प्रोटीन परत टूट जाती है। इसे उबालने पर इसकी प्रोटीन परत टूट जाती है। इस प्रकार के रबड़ जब जल में उपस्थित लवणों से अभिक्रिया करते हैं तो ये अवक्षेपित हो जाते हैं, जिन्हें गंधक के उपचार द्वारा वल्कनीकृत बना लेते हैं। गंधक के उपचार द्वारा वल्कनीकृत बना लेते हैं। अब यदि किसी वस्तु पर रबर की परत चढ़ानी हो तो उस वस्तु को एनोड बनाकर वैद्युत कण संचलन विधि से उस वस्तु पर रबर की परत चढ़ा देते हैं। वैद्युत कण संचलन विधि से उस वस्तु पर रबर की परत चढ़ा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी वस्तु पर रबर की परत चढ़ाने का एक मेथड भी बता दिया कि वैद्युत कण संचलन विधि का आप उपयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हालांकि हम रबर इंडस्ट्री के बारे में बहुलक वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। वहाँ पर आपको रबर कैसे प्राप्त हुआ, रबर प्राकृतिक प्रकार का कैसे होता है, कृत्रिम प्रकार का कैसे होता है, इनको प्राप्त कैसे किया जाता है, सब बातें वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये 4th नंबर का हमारा कोलोइड का अनुप्रयोग था। स्टूडेंट्स, अब आपका 5वां अनुप्रयोग है जल का शोधन। स्टूडेंट्स, आप जो अशुद्ध जल आप जो नल के द्वारा मटकी में या किसी भी पात्र में भरते हैं, तो उस अशुद्ध जल में कुछ बैक्टीरिया, मिट्टी के कण आदि उपस्थित होते हैं। तो मिट्टी के कण, बैक्टीरिया परिक्षेपण माध्यम जल में कोलोइडी विलयन का निर्माण करते हैं। तो विद्यार्थियों बताइए, हम इसमें क्या मिलाते हैं इन अशुद्धियों का स्कंदन करने के लिए, इन अशुद्धियों को नीचे बैठाने के लिए? तो हम इसमें मिलाते हैं बच्चों फिटकरी। फिटकरी में या तो एल्यूमिनियम 3+ आयन होता है या Fe3+ आयन होता है, ये आयन उपस्थित होते हैं। और ये जो मिट्टी या बैक्टीरिया है, ये सभी ऋणावेशित कण होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? ऋणावेशित कण होते हैं। जब आप इसमें विपरीत आवेशित आयन फिटकरी मिलाएंगे तो ये मिट्टी, बैक्टीरिया, धूल मिट्टी की कण, ये सब कहाँ बैठ जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे, और आप इसमें से शुद्ध जल को बाहर निकाल सकते हैं या उसी जल को आप पी सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स, हम कोलोइड के द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं? जल का शोधन कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स लिख लीजिए पांचवा टॉपिक जल का शोधन। और स्टूडेंट्स इसमें लिखिए जल का शोधन में अशुद्ध जल में मिट्टी की कण, जीवाणु आदि उपस्थित होते हैं। मिट्टी की कण, जीवाणु आदि उपस्थित होते हैं। इन कणों पर ऋणावेश होता है। इन कणों पर ऋणावेश होता है। इनको पृथक करने के लिए जल में फिटकरी मिलाते हैं। इनको पृथक करने के लिए जल में फिटकरी मिलाते हैं। फिटकरी में धनावेशित आयन एल्यूमिनियम +3 व Fe+3 आयन होते हैं। ये जल में उपस्थित अशुद्धियों को उदासीन करके अवक्षेपित कर देते हैं, जिससे अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं हम, जिसका नाम है डेल्टा का निर्माण। डेल्टा का निर्माण छठे नंबर का टॉपिक है स्टूडेंट्स, डेल्टा का निर्माण। स्टूडेंट डेल्टा कहाँ बनता है, आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा। जब नदियों का जल समुद्र के जल से मिलता है तो उस स्थान की जो मिट्टी होती है स्कंदित हो जाती है, अवक्षेपित हो जाती है और उस जगह पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई समुद्री जल है जिसमें बहुत सारे आयन हैं, Na+ है, K+ है, Cl- है, कैल्शियम आयन है, ये सब आयन है। और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये नदियों का जल है। नदियों के जल में मिट्टी बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है और मिट्टी के कण ऋणावेशित होते हैं। अब समुद्र से जिस स्थान पर ये नदियां मिलेगी, ये नदी का जल है, ये समुद्री जल है। तो स्टूडेंट जैसे इस स्थान की मिट्टी है, ये इस स्थान की मिट्टी अवक्षेपित हो जाएगी और किसका निर्माण कर देगी स्टूडेंट्स, डेल्टा जैसी आकृति का यहाँ पर निर्माण कर देगी। तो आप सभी जानते हैं कि डेल्टा ऐसे बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसमें लिखिए नदियों का जल अपने साथ रेत की कण, नदियों का जल अपने साथ रेत की कण तथा अन्य बहुत से पदार्थ निलंबित अवस्था में ले जाती है। जब नदी का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है, जब नदी का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है तो समुद्री जल में उपस्थित अनेक विद्युत अपघट्य नदी के जल में उपस्थित कोलाइडी रेत तथा अन्य कणों का अवक्षेपण कर देते हैं
अवक्षेपण कर देते हैं तथा ये पदार्थ एकत्रित होकर डेल्टा रूप धारण कर लेते हैं। डेल्टा रूप धारण कर लेते हैं। ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम बना लीजिए। ये स्टूडेंट्स का 6 नंबर का एप्लीकेशन है। चलिए बच्चों, इस डायग्राम को आपने बना लिया होगा। अब हम अगली प्रोसेस की ओर बढ़ रहे हैं, अगले अनुप्रयोग की ओर बढ़ रहे हैं। अगले अनुप्रयोग का नाम है स्टूडेंट्स चर्म शोधन। क्या होता है बच्चों? चर्म शोधन। स्टूडेंट, चर्म शोधन को हम टैनिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टैनिंग के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, इसमें दो चीज होगी, एक चमड़ा होगा और दूसरा है टैनिन, एक रसायन है। चमड़ा जो होता है धनावेशित प्रोटीन कण होते हैं। धनावेशित प्रोटीन कणों से युक्त सोल होता है। कणों से युक्त सोल होता है। और जो टैनिन होता है ये ऋणावेशित कोलोइडी सोल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस चमड़े को इस टैनिन के विलयन में डुबोगे। कोई भी चमड़ा है, आप इस टैनिन के विलयन में डुबोते हैं तो चमड़े के धनावेशित प्रोटीन कणों का टैनिन की ऋणावेशित कोलोइडी सोल द्वारा स्कंदन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कंदन, यानी कि अवक्षेपण हो जाता है, जिससे चमड़ा कठोर हो गया। चमड़ा क्या हो गया? कठोर हो गया। यह प्रक्रिया ही चर्म शोधन कहलाती है। यह प्रक्रिया ही किस नाम से जानी जाती है बच्चों? चर्म शोधन के नाम से जानी जाती है। ओके बच्चों, समझ में आई होगी आपको। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट में हमको स्टूडेंट्स पॉइंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, कौन किसकी फॉर्म में बिहेव कर रहा है। तो चलिए बच्चों, लिखिए इसके बारे में। चमड़ा धनावेशित प्रोटीन कणों से युक्त, धनावेशित प्रोटीन कणों से युक्त कोलोइड होता है, जबकि टैनिन जल में ऋणावेशित सोल बनाता है। जल में ऋणावेशित सोल बनाता है। जब चमड़ा को टैनिन विलयन में डुबोया जाता है, जब चमड़ा को टैनिन विलयन में डुबोया जाता है तो धनावेशित प्रोटीन कणों तथा ऋणावेशित टैनिन कणों का परस्पर स्कंदन हो जाता है। परस्पर स्कंदन हो जाता है, जिससे चमड़ा कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही चर्म शोधन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही चर्म शोधन कहते हैं।
ओके बच्चों, अब है ये 7वें नंबर की प्रोसेस थी स्टूडेंट्स। अब है हम 8वें नंबर की प्रोसेस लेते हैं, फोटोग्राफी। स्टूडेंट्स, इसमें फोटोग्राफी में क्या होती है, एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है। उस प्लेट पर क्या करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या है बच्चों, फोटोग्राफी प्लेट है। इस पर सिल्वर ब्रोमाइड के निलंबन की परत चढ़ा देते हैं, AgBr के निलंबन की परत, निलंबन की परत चढ़ा देते हैं। अब बच्चों ये AgBr की परत कैसे बनती है, AgBr की परत बनती है जिलेटिन तथा पोटेशियम ब्रोमाइड के, जिलेटिन तथा पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में अगर आप सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिला देते हैं तो स्टूडेंट्स ये AgBr की परत बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों, AgBr की ये परत बन जाएगी। और ये AgBr की परत बनने के बाद ये कण किस में निलंबित हो जाते हैं, जिलेटिन में निलंबित हो जाते हैं बच्चों। ये AgBr की परत बनने के बाद ये कण किस में निलंबित हो जाते हैं, जिलेटिन में निलंबित हो जाते हैं। और बच्चों जिलेटिन जो होता है एक रक्सी कोलॉइड की तरह व्यवहार करता है। तो स्टूडेंट्स जब हम फोटोग्राफी पहले की में फिल्म आती थी और उस फिल्म का निर्माण जो करते थे उसकी प्रोसेस बता रहे हैं कि ये फिल्म कैसे बनती है। एक मतलब प्लास्टिक की रील सी बाती थी, उसमें क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड की कण जिलेटिन में अवक्षेपित या निलंबित होते थे और उस पर जब फोकस डाला जाता था तो उस फोकस की निगेटिव उस पर इमेज के रूप में प्राप्त होती थी। तो ये कोई प्रोसेस है जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किस में होता है, तो हम आंसर क्या देते हैं, फोटोग्राफी में। ओके फ्रेंड्स, चलिए बच्चों इसमें लिखिए, फोटोग्राफिक प्लेट पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड के निलंबन की परत चढ़ी होती है, सिल्वर ब्रोमाइड के निलंबन की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, जिलेटिन तथा पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर सिल्वर ब्रोमाइड की कण जिलेटिन में निलंबित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। अर्थात जिलेटिन यहाँ रक्षक कोलॉइड का कार्य करता है, अर्थात जिलेटिन यहाँ रक्षक कोलॉइड का कार्य करता है। नेक्स्ट अनुप्रयोग देखिए बच्चों, कोलॉइड वर्षा। कोलॉइड वर्षा बच्चों, कोलॉइड वर्षा वैसे तो विपरीत आवेशित बादलों के मिलने से, विपरीत आवेशित बादलों के स्कंदन से या मिलने से कोलॉइड वर्षा हो जाती है, लेकिन कोलॉइड वर्षा होने के और भी कारण है। आप सबको पता है वायुमंडल में उपस्थित जो जल के कण होते हैं वो संतृप्त वायु में छोटी बूंद का निर्माण करते हैं जो अन्य बूंदों से स्कंदित होकर उदासीन कण का निर्माण करते हैं जो वर्षा के रूप में नीचे पहुंचते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड वर्षा के नाम से जानते हैं।
तो बच्चों इसके बारे में लिखिए आप, कोलोइड वर्षा के बारे में। जल वाष्प से संतृप्त वायु के ठंडे स्थानों में जल के कोलोइडी कण बन जाते हैं। जल के कोलोइडी कण बन जाते हैं। इन कोलोइडी कणों का संघनन होने पर जल की बड़ी बूंदें बन जाती है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगती है। जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगती है। नेक्स्ट लाइन में लिखना बच्चों, कभी कभी विपरीत आवेशित बादलों के मिलने से स्कंदन के फलस्वरूप भी वर्षा होती है, जिसे कोलोइड वर्षा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अगला अनुप्रयोग, रक्त का स्कंदन या रुधिर का स्कंदन। स्टूडेंट्स, जैसे ये ब्लड है, ये ब्लड जल में एल्बुमिन पदार्थों का, स्टूडेंट्स इसमें एक प्रोटीन होती है एल्बुमिन, ये ऋणावेशित कोलोइडी कण होता है एल्बुमिन। तो रक्त जल में उपस्थित एल्बुमिन का कोलोइडी विलयन होता है, जो कि ऋणावेशित कोलोइडी सोल है। अतः इस पर फेरिक क्लोराइड FeCl3 का विलयन लगाने पर यह एल्बुमिन का स्कंदन कर देता है, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? रक्त का स्कंदन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री की लैब में काम करते करते कभी कभी लग जाती है, तो ब्लड निकलता रहता है। अब उस ब्लड का हमको क्या करना है? स्कंदन करना है। तो फेरिक क्लोराइड विलयन वहाँ पर आप लगा दीजिए, तो वहाँ रक्त का स्कंदन हो जाएगा, क्योंकि फेरिक क्लोराइड में Fe+3 आयन है, और जो बहता हुआ रक्त है उसमें एल्बुमिन मिलती है। ये एल्बुमिन जल में कोलोइड विलयन बनाती है, और एल्बुमिन पर ऋणावेश होता है। इस वजह से ऋणावेश और FeCl3 से प्राप्त Fe+3 आयन ये एक दूसरे का क्या कर देते हैं? स्कंदन कर देते हैं, जिससे रुधिर का थक्का बन जाता है और रुधिर बहना रुक जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बच्चों लिखिए इसमें, रक्त जल में एल्बुमिन जैसे पदार्थों का कोलाइडी विलयन होता है। इसमें ऋणावेशित कण होते हैं। रक्त के बहने पर फेरिक क्लोराइड विलयन का उपयोग करते हैं। इसमें उपस्थित Fe+3 आयन एल्बुमिन का स्कंदन कर देता है, जिससे रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग, ये लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। इस टॉपिक का भी आकाश का नीला रंग।
स्टूडेंट्स, ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल में धूल और जल के असंख्य कण होते हैं, ठीक है ना। धूल व जल के क्या होते हैं, असंख्य कण होते हैं, और ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ये कण किसका प्रकीर्णन करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। और नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण उस श्वेत प्रकाश में से नीले रंग के प्रकाश का तो प्रकीर्णन हो जाता है और बाकी सभी रंगों का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। इसलिए आकाश हमको नीले रंग का दिखाई देता है। तो लिखिए बच्चों, इसमें वायुमंडल में धूल व जल के असंख्य कण उपस्थित होते हैं। धूल व जल के कण, धूल व जल के असंख्य कण उपस्थित होते हैं। ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। इन प्रकीर्णित प्रकाश में नीला रंग होता है। ये कण नीले रंग के अलावा सभी रंगों का अवशोषण कर देते हैं, क्योंकि नीला रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। इसी कारण आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, हमने आपको इस वीडियो में बच्चों पूरे कोलॉइड के अनुप्रयोग समझा है। स्टूडेंट्स, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें आपको ये समझना होता है कौन सा कण धनावेशित है, कौन सा कण ऋणावेशित है। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों। ये यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनने के चांस होते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और जनरली आकाश का नीला रंग, रुधिर का स्कंदन, डेल्टा का निर्माण, धूम्र अवक्षेपक, इन 4 टॉपिकों से अब तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके बच्चों।